चलिए भैया, आवाज वगैरह आ रही तो एक बार थम्स अप कर दीजिए सभी लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए रेडी भैया, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को, राधे राधे। चलो स्टार्ट किया जाए। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की। चलिए वन को ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर है राइट, क्या हो जाएगा। सभी लोग यहाँ पर जवाब देंगे और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं किया, किसने नहीं किया था। आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए भाई जवाब देना है। आपका जो आंसर इनमें से राइट, इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जवाब लगभग सब क्या आ गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, अवध की जो बेगम हजरत महल है। ठीक है, याद रखिएगा, जो अवध की बेगम हजरत महल थी भैया, इन्होंने तो भाई क्या किया था, विद्रोह को और सहायता किया था, मतलब अंग्रेजों की सहायता थोड़ा किया था, विद्रोह किया था। और ये लखनऊ से थे, लेकिन अंग्रेजों की सहायता ग्वालियर के सिंधिया ने किया, हैदराबाद के निजाम ने भी किया, भोपाल के सिकंदर बेगम ने किया, है ना। तो ऑप्शन जो आपका बी नंबर जिसका आ रहा है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी। चलिए बताना है कि जो मौर्य अर्थव्यवस्था है वो आपके किस पर निर्भर थी, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए मौर्य अर्थव्यवस्था, देखिए आपका जवाब यहाँ पर टू का ऑप्शन जो आ रहा है, लगभग काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए टू का ऑप्शन ए नंबर, देखिए कृषि पर आधारित है, यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर है राइट हो जाएगा। कृषि पर जो आधारित है, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि मौर्य, है ना, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, अगर हम आपसे पूछे कि मौर्य वंश का जो संस्थापक था इनमें से कौन था, आप कहेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य इस वंश का संस्थापक था। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते एक क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। यहाँ पर जवाब देना है कि मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी। थ्री को ऑप्शन देना है। आप कहेंगे सर थ्री को ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाला जो काम करता था वो कोतवाल करता था। मतलब ऑप्शन जो आपका है डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। कानून और व्यवस्था बनाए रखना आपका आंसर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। दोस्तों आपको जवाब देना है कि महात्मा गांधी जो थे वो भारत के विरुद्ध थे, लेकिन किस प्रकार से विरुद्ध थे, आपको आंसर देना है। चलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में, और 4 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए बी नंबर, तीव्र औद्योगिकरण, है ना। गांधी जी नहीं चाहते थे कि नहीं हाँ बहुत ज्यादा औद्योगिकरण हो जाए, क्योंकि शायद गांधी जी को नॉलेज नहीं था कि नहीं हाँ अगर औद्योगिकरण नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि हमारे कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले, है ना। जो हाथ से बनी निर्मित आपकी वस्तुएं होती हैं उन पर गांधी जी चाहते थे। इसके कारण जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। 5 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर लगभग देखा जाए 5 का ऑप्शन बी, ये आपके धौलावीरा जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा धौलावीरा। अगर हम आपसे पूछे भैया धौलावीरा है कहां पर, कितने लोग जवाब दे सकते हैं। चलिए आज हम यहाँ पर आप लोगों का टेस्ट ले रहे हैं, जल्दी से बताइए कि धौलावीरा है कहां पर। जल्दी से कमेंट करें धौलावीरा कहां पर मिलेगा, जल्दी से बताइएगा धौलावीरा है कहां। अगर यहाँ पर आप 5% लोग जवाब दे देते हैं तो समझेंगे कि आप लोगों का कुछ ना कुछ तैयारी है। कुछ कह रहे हैं हरियाणा में है, भैया हरियाणा में नहीं है। याद रखिएगा कि जो धौलावीरा है गुजरात के कच्छ में आपका हरण पे मिलता है। जेपी जोशी ने इसकी खोज किया था। देखा जाए तो धौलावीरा से दोस्तों याद रखिएगा कि मृदभांड, कुल्हाड़ी, सेलखड़ी, मुहरा आदि आपके पाए गए हैं। तो ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है वैशाली में द्वितीय संगीति द्वारा संचालित की गई थी। लाजवाब क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता है, पढ़े भी आप लोगों ने हैं। तो चलिए बताइएगा कि द्वितीय जो संगीति थी संचालित की गई थी, संचालित मतलब किसके समय में। यहाँ पर देखिए 6 नंबर में जवाब लगभग सभी का आ गया है और आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बी नंबर ऑप्शन लॉक कर दीजिएगा। कालाशोक के समय हुई थी, है ना। क्या थी, कालाशोक के समय। अगर हम आपसे पूछे कि सर ये बताइए पहली बौद्ध संगीति किसके समय हुई, दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय हुई, यहाँ पर तीसरी किसके समय हुई और चौथी किसके समय, क्या आप लोग बता सकते हैं। अगर बता सकते हैं क्रम से आप लोग स्थान का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर अगर आपसे पूछे प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो किसके समय, तो आप कहेंगे आजाद शत्रु के समय। किसके समय, आजाद शत्रु के समय हुई थी। कहां पर, आपके राजगृह में हुई थी, राजगृह में। अगर पूछे दूसरी तो आप कहेंगे सर दूसरा तो अभी आपने पढ़ा है, कालाशोक के समय हो गई, है ना। और ये हुई थी आपके वैशाली में। कहां पर, वैशाली में। अगर पूछे तीसरी जो आपकी हुई थी ये कहां पर, तो आपके अशोक के समय हुई थी। और
और अगर पूछे अशोक के समय हुई थी कहां पर, तो आप कहेंगे सर अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में, ठीक है ना। अगर पूछे चौथी जो आपकी हुई थी वो कनिष्क के समय हुई थी, किसके समय, कनिष्क के समय, और ये कहां पर हुई थी, तो आपके कुंडल वन आपके कश्मीर में हुई थी, है ना। तो इस प्रकार से चारों आपको याद रखना है और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन बताइए, अगला पॉइंट आपका ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध हस्ती और उनसे संबंधित संगठन का सही संयोजन आपको चुनना है। क्वेश्चन नंबर आपसे 7 है, कह रहा है सही संयोजन आपको बताना है। भाई दिया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दिया गया है एनी बेसेंट, क्या दिया है, एनी बेसेंट। तो ये बताइए क्या ये सही दिया गया है क्या, यहाँ पर एनी बेसेंट तो नहीं किया है, क्योंकि एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी किया था, तो वही यहां से आपका ये पॉइंट आपका गलत हो जा रहा है। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, बिल्कुल ऑप्शन राइट आपका जो भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर थियोसोफिकल देखिए अभी हमने बताया था थियोसोफिकल एनी बेसेंट होता है, सरोजिनी नायडू तो आपके है नहीं है। यहाँ पर है जो आपका पूना सार्वजनिक सभा था ये भी आपका इनमें से गलत है, क्योंकि महादेव गोविंद रनाडे थे। याद रखिए जो पूना सार्वजनिक सभा था इसमें से आपके महादेव गोविंद रनाडे थे, तो यहाँ पर गलती ये हुई, ऑप्शन क्या हो गया, मात्र बी नंबर राइट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पर जवाब देना है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन लॉक किया जाए। यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 8 नंबर में। जवाब की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये है आपके लॉर्ड मिंटो, है ना, याद रखिएगा 8 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, तो लॉर्ड मिंटो ने दोस्तों याद रखिएगा कब, 1909 में, कितने में, 1909 में सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत किया था दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया था मुसलमानों के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक इनमें पूछा गया है, और भैया आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, इंडिया डिवाइडेड। और ये क्वेश्चन आपका इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि शायद सभी लोग जवाब दे सकते हैं, है ना। अगर सभी लोग जवाब दे सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि इसका जवाब देखते हैं यहाँ पर सबके जवाब अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं भाई। चलिए 9 का ऑप्शन देखिए, यहां पर याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसका भी ऑप्शन आया है राइट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगर पूछे कि अब्दुल कलाम आजाद, क्या अब्दुल कलाम आजाद, इन्होंने भैया एक लिखा था पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम, क्या इंडिया विंस फ्रीडम, इनकी पुस्तक आपकी बहुत बार पूछा गया है। इंदिरा गांधी की एक पुस्तक है माई तुठ, है ना, माई तुठ, ये आपकी इंदिरा गांधी की है। जवाहरलाल नेहरू की अगर पूछे जाए तो विश्व इतिहास भारत की खोज, ये जवाहरलाल नेहरू की थी, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को संस्थागत रूप से यहां पर शुरू किया गया था। जवाब देना है एकता प्रणाली जो शुरुआत की और किसने शुरू किया था, 10 नंबर ऑप्शन यहां पर लॉक कर दिया जाए भाई, जल्दी से कमेंट करें। चलिए बहुत अच्छे, सुंदर प्रयास, अति सुंदर। दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 नंबर का ऑप्शन बनेगा ए नंबर इल्तुतमिश, जिसका भी ऑप्शन आ गया है इल्तुतमिश, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो चहलगामी, है ना, क्या जो चहलगामी व्यवस्था था वो आपकी किसने, तो आपके इल्तुतमिश ने ही यहाँ पर शुरुआत की थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया गया है। विश्व को कितने प्रमुख टाइम जोन में विभाजित किया गया, इसका आंसर आपका जो बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर है यहाँ पर 11 नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका सी है 24 जो आ रहा है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं है, बहुत ही बेहतर है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की मानक यमोत्तर रेखा आपकी जो है वो आपकी कौन सी है। भारत की यमोत्तर मानक रेखा जो आपकी है वो आपकी इनमें से कौन सी है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 12 नंबर में, और 12 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 82.5 पूर्वी देशांतर, क्या हो जाएगा 82.5 पूर्वी देशांतर, जो ऑप्शन आ रहा है यही आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा 82.5, और ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे नीचे सबसे जो आपका ऊंचा शिखर आपका कौन सा है। ये बगल वाला। चलिए देखिए यहाँ पर 13 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा सी नंबर। याद रखिए अरावली जो आपका है गुरु शिखर है ना, गुरु शिखर जो कि आप देख सकते हैं राजस्थान में आपका है, तो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब देना है, यहाँ पर देना है ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सी हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है
कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में यहां पर जाना जाता है। यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जवाब देना है। चलिए देखिए 14 नंबर में जवाब देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए अमेजन वर्षावन, ठीक है ना, याद रखिएगा अमेजन वर्षावन जो आपका आंसर है, यहां पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर सी नंबर अमेजन वर्षावन हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरेनियम खनन भंडार पाए जाते हैं। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहां पर राइट क्या हो जाएगा, तो आपका में जो यूरेनियम खनन भंडार पाए जाते हैं कहां पर पाए जाते हैं। चलिए देखिए 15 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए ये आपके ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चलिए 15 का ऑप्शन बनेगा भैया ए नंबर, ये आपके, एक मिनट, इसके ऑप्शन जो आपके हैं कुछ, 15 का जो ऑप्शन है यहां पर देखा जाए 15 नंबर में वो ऑप्शन ए नंबर है, यहां पर राजस्थान कह रहा है यूरेनियम खंडा जो आपके पाए जाते हैं, यूरेनियम वो कहां पाए जाते हैं, तो आपके राजस्थान में, झारखंड में। यहां पर देखिए यूरेनियम आपका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा राजस्थान, यहां पर आंसर जो आपका है राइट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में हाँ देखिए यहां पर याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश है ना, यहां पर याद रखिएगा कि इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि भैया जो झारखंड है, झारखंड वो पहले नंबर पे आता है जो कि ऑप्शन में नहीं है ना। यहां पर आंध्र प्रदेश की अगर बात करें, आंध्र प्रदेश ये दूसरे नंबर पे आएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है। जब नहीं है तब आपका स्थान आएगा कौन, यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। इसलिए थोड़ा डाउट हो रहा था कि भाई जो ऑप्शन है वो देख रहे थे, मिल ही नहीं रहा है ना। तो याद रखिएगा झारखंड पहले स्थान पर, आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर है, हाँ, और इसके बाद राजस्थान इसके बाद आता है। इसका मतलब जो ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन में कौन लगाएंगे, ऑप्शन ए नंबर लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी। भारत में नई आर्थिक नीति जो अपनाई गई वो आपकी कब अपनाई गई थी, क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन को लॉक किया जाए। यहां पर देखिए क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है, ये है आपका 1991 जो कि ऑप्शन है, यहां पर आपका राइट आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कि प्लांट इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया के लेखक कौन है। बताना है कि प्लांट इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया के जो लेखक हैं यहां पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए 17 नंबर में, और 17 का जो ऑप्शन आ गया है वो आपका ये नंबर, याद रखिएगा ये है आपके एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, क्या हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया, यहां पर आंसर राइट क्या हो जाएगा एम विश्वेश्वरैया। चलिए यहां पर देखिए आपका आंसर हो गया ना नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। चलिए देखिए 18 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो गरीबी उन्मूलन लगभग सबका जवाब आ गया है सी नंबर। ये है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना मतलब जो ऑप्शन आपका है सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी। चलिए जवाब देना है कि भारत में जो जीएसटी लागू किया गया था यहाँ पर कब लागू किया गया था, 19 नंबर में। ऑप्शन यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए भारत में जीएसटी लागू किया गया था, कब किया गया था, यहां पर जो आपका आंसर है देखिए 19 नंबर जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर डी नंबर, आपका जवाब हो जाएगा याद रखिए 2017, क्या हो जाएगा 2017। याद रखिए भारत में जीएसटी लागू किया गया 2017 में लागू किया गया था। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले जो आपकी जीएसटी है, क्या अगर पूछे कि सबसे पहले जीएसटी है ना के लिए जो राज्य लागू अपनाया था, या कह सकते हैं राज्य हामी भरा था, आपके असम। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि फसल बीमा योजना में से कौन सही नहीं है। फसल बीमा योजना में से कौन सही नहीं है, यहां पर आंसर है, यहां पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए देखिए 20 नंबर में, और अब आप देखिए ध्यान दीजिएगा 20 नंबर में पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कौन सही नहीं है। व्यापक फसल बीमा योजना 2015 दिया गया है, हमने कहा 2015 तो नहीं है क्योंकि यहां पर है आपका 1985, क्या हो जाएगा 1985 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर ये वाला पॉइंट भी सही है ना। जो कृषि बीमा है ये आपका 1999 2000, संशोधित राष्ट्रीय 2010-16, प्रधानमंत्री फसल में 2016, मतलब गड़बड़ी आपकी ए नंबर पे आपकी थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। चलिए कॉपी करके टेलीग्राम पे, चलिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 21। 200 से
150 हुई है, पॉलिथीन 150, ठीक है पड़ा है, 150 से स्टार्टिंग हुई है, ठीक है रहना। चलिए देखिए 21 नंबर है, और 21 का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है। याद रखिए लोकसभा अध्यक्ष, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका आंसर है बी नंबर है, राइट हो जाएगा बी नंबर। चलिए पीडीएफ ओपन कर रहे थे ना अगले क्लास की, इसलिए यहाँ पर क्योंकि लेट में आया है, इस वजह से पीडीएफ भी आपकी अगली ओपन करना है ना। चलिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, यहाँ पर जो आंसर देना है वो आपका 22 नंबर में ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो पंचायतों को जो दर्जा दिया गया है ना, ये किस तहत दिया गया था, कौन से आर्टिकल के तहत। चलिए भाई देखिए आपका 22 नंबर में लगभग देखा जाए जवाब सबका सही है। याद रखिएगा अनुच्छेद 243, याद रखिए पंचायतों को दिया गया है, पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा मिला था वो 243 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहां पर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आइए अगले, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है 23 नंबर में। और 23 की अगर बात करते हैं तो देखिए संविधान का जो भाग ये दिया गया है ना, कुल मिला के देखा जाए जो आपका ये भाग आपका है ए वाला, ये किसके तहत होता है, आप कहेंगे पंचायत के बारे में होता है ना। यहाँ पर ये जो आपका है पंचायत के बारे में होगा, तो यहाँ पर पंचायत कहाँ पर आपके 3 में आपका हो गया। संविधान का भाग जो आपका दिया गया है 8वां, ये किससे संबंधित है, आप कहेंगे सर संघ राज्य क्षेत्र से है। इसका मतलब आपका यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र जो पहला आपका हो गया, यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो आपका ये पॉइंट दिया गया है ना 4 का ए, ये किससे संबंधित है, तो आपके मूल कर्तव्य से दिया गया है। और मूल कर्तव्य जो आपका दिया गया वो आपका 4 दिया गया है। संविधान का भाग जो आपका ये दिया गया है ये किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे नगर पालिका से है, नगर पालिका जो कि आपका 2 होगा। तो देखिए आपका आंसर में से क्या है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 23 नंबर में, तो 23 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 3 1 4 2 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिख नहीं रहा है, कमेंट कर ही रहे हैं, अरे थोड़ा सा स्क्रीन बढ़ा लिया करे, क्वेश्चन जब बड़ा हो जाता है तो हमारी मजबूरी है, क्या करें उसमें, इतना भी नहीं कि ना दिखता हो, ऐसा भी है कि नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बताओ अपने मोबाइल की कसम खा जाओ कि बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था, हम समझ जाएंगे कि आपको नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारे मोबाइल में तो दिख रहा था। अपने अपने मोबाइल की कसम खा जाओ कि हाँ बिल्कुल सजी दिख ही नहीं रहा था क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध है, नहीं है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 नंबर में। तो 24 में देखिए कह रहा है एक नीति निर्देशक तत्व के अधीन आपका नहीं है, और नीति निर्देशक में आपका नहीं है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है काम करने की मानवीय दशाओं का उपबंध दिया गया है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल शिक्षा को उपबंध दिया गया है, भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और सामूहिक भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ाना। कुल मिला के देखा जाए 24 नंबर में जो ऑप्शन सी है ये आपका दोस्तों नीति निर्देशक, ये कह रहा है नीति निर्देशक के अधीन में से आपका है, जो कि आर्टिकल नंबर आपका ये आता है 42 में, किस में आता है 42 में आता है, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था। दिनेश गोस्वामी समिति का जो संबंध था वो आपकी किससे था, आप कहेंगे सर ये जो निर्वाचन सुधार है ना, इससे संबंधित था आपका दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन जो आपका है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। यहां पर देखिए जवाब दीजिए 26 नंबर में, तो यहां पर ऑप्शन सी याद रखिए सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका ऑप्शन आ रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका ऑप्शन आ रहा है इस नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया वो किसने किया था। थोड़ा फास्ट तरीके से हो जाते भाई, है ना, थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया वो किसने किया था, आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया था वो जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था, जे थॉमसन जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, यहाँ पर जे थॉमसन आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि सर जी गोल्डस्टीन ने क्या किया था, गोल्डस्टीन ने क्या किया था, तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड जिसे कहते हैं इन्होंने प्रोटॉन की खोज किया था। किसकी, प्रोटॉन की। अगर दोस्तों यहां पर आपसे पूछे चैडविक ने क्या किया, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। तो ऑप्शन इसका ये नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। एक हार्स पावर जो होता है कितने वाट के बराबर होता है, तो याद रखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 746 वाट इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। तो आपका जवाब बनेगा ए नंबर है, बन जाएगा 746 वाट। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ये प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, यहाँ पर आंसर है आपका जवाब इनमें से क्या होगा, जल्दी से बताइए। प्रकाश वर्ष की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर दूरी। क्या हो जाएगा, दूरी, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे एक प्रकाश वर्ष बराबर होता कितना है, क्या आपको याद है, जल्दी से बताइए। अगर आपको याद है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर जो कितनी दूरी होती है, तो आप कहेंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की घात यहाँ पर 15 मीटर होता है, याद रखिएगा।
यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नींबू में बहुतायत में होता है। अब आप बताइए नींबू में क्या मिलेगा। आप कहेंगे सर नींबू में जो होता है वो विटामिन सी होता है। विटामिन सी जो कि ऑप्शन मिल गया है, यहाँ पर नंबर है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर विटामिन ए किस में मिलता है, तो विटामिन ए मिलता है अगर आप गाजर खाते हैं, है ना, यहाँ पर आम खाते हैं, इनमें मिल जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उच्छावास का सही संविच्छेद इनमें से क्या है। उच्छावास का जो संविच्छेद है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए भाई जवाब देना है। उत्तधन श्वास बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए ऑप्शन जो आपका सी नंबर है उत्तधन श्वास बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आज के पेपर में काउंटिंग करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। आज देखिएगा कि आपसे जो नंबर आ रहा है, आपका स्कोर जा रहा है, वो कितना स्कोर जा रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो गया। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या होता है। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ इनमें से क्या होता है भैया, जवाब देना है। तो आप कहेंगे पेट में दाढ़ी होना मतलब होता है ना धूर्त प्राणी, तो होगा नहीं। लेकिन ऑप्शन आप डी देखेंगे, देखने में किंतु सीधा, है ना, देखने में सीधा किंतु यहाँ पर चालाक होना। कभी कभी कोई व्यक्ति देखने में बड़ा सीधा होता है, लेकिन उतना ही जितना सीधा दिखता है ना उतना ही ज्यादा टेढ़ा भी होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका डी आ गया है ये बिल्कुल आपका आंसर है, राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। तो भाई जहां पहुंचा ना जा सके उसे कहते हैं अगम्य। क्या कहते हैं, अगम्य कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पूछे सर जी ये बताइए दुर्गम क्या होता है, दुर्गम होता है जहां जाना कठिन हो। क्या, जहां जाना कठिन हो, ठीक है ना। और भैया यहां पर सुगम, जहां जाना आसान उसे सुगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन दिया है मृगेंद्र का पर्यायवाची बताना है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है, 39 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर मृगेंद्र जो आपका है शार्दुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर मृगेंद्र शार्दुल जो कि ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा। वनराज, मृगराज, शार्दुल, केहरी, केसरी, ये आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द इनमें से क्या है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो भैया मतलब अतिवृष्टि दिया है ना, तो भाई अतिवृष्टि मतलब ज्यादा बारिश हो गई, तो इसका मतलब अनावृष्टि कर दीजिए। और अनावृष्टि है ऑप्शन आपका सी नंबर, जो कि जवाब देखिए सबके आ रहे हैं, बिल्कुल फास्ट आ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है, यहां पर आंसर देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए भाई बताइएगा। यहाँ पर देखिए ये आपकी प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में है जो कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की हैं, और ये है ऑप्शन सी रवनीत कौर हैं। कौन है, रवनीत कौर, जो कि ऑप्शन आ गया है सी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहे निम्न में से कौन यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। बताएगा कि यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर जो आपके हैं वो आपके कौन है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी, ये है आपके आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है वर्ष 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामसर स्थानों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत किया है। यहाँ पर जो आप देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए रामसर आपका पूछा है, रामसर स्थलों के लिए है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, 53 का ऑप्शन देना है। चलिए भैया ऑप्शन सी याद रखिए, ये है आपकी अमृत धरोहर योजना। क्या बताएंगे, अमृत धरोहर बताएंगे, तो आपको आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है हाल ही में जारी वर्ष 2023 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे खुशहाल देशों की तालिका में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, 54 नंबर में। अब आप कहेंगे सर 54 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर में से क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए नंबर आपका दिया है फिनलैंड, ये आपका सबसे खुशी स्थान पर आपका है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान हाल ही में चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। तो चलिए भैया यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा राइट क्या हो जाएगा, जो चंद्रयान 3 था ना, इसका जो ये रॉकेट जो था वो कौन से रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। चलिए 55 का ऑप्शन सी याद रखिएगा, LVM3M4, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर जो आपका है याद रखिएगा M3M4 आपको याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। LVM3M4 यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि फीफा द्वारा आयोजित फुटबॉल महिला विश्व कप की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश कर रहा है। चलिए 16 का ऑप्शन देना है, 16 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 56 का ऑप्शन जहां पर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी है। याद रखिए दोनों अर्थात ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 में मिलकर ये करेंगे महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक बजट 2023-24 के अनुसार
व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह कर दिया गया है, प्रति वर्ष। और प्रति वर्ष दोस्तों 5 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है, आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका दिया है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां पर आपका 57 लाख आपका आंसर है, बी नंबर बन जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा देश सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 58 नंबर में, वो ऑप्शन क्या बनेगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन ए है। यहाँ पर जो स्कॉटलैंड है ना, ये है मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश जो कि महिलाओं के लिए है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत के किस रेलवे स्टेशन को वर्ष 2023 में यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर आपको जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर 59 में, वो ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। बहुत अच्छे, उम्दा प्रयास है, जबरदस्त प्रयास है। 59 का ऑप्शन भी लगभग आपका आ गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका दिया गया भाईखला जो आपके मुंबई में है, ठीक है, कौन है ये जो आपका मुंबई में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अमरोहा ढोलक जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया है, अर्थात जो जीआई टैग दिया गया है अमरोहा ढोलक, है ना, तो ये अमरोहा कहाँ पड़ता है। तो आप कहेंगे सर अमरोहा जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर 300 से ज्यादा आपकी इकाइयां हैं जो कि आपके ढोलक बनाने की, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि क्रोएशिया की मुद्रा का नाम क्या है। क्रोएशिया की मुद्रा का नाम पूछा गया है। 61 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, क्रोएशिया की मुद्रा बताना है। चलिए क्रोएशिया की मुद्रा पूछा है तो आप कहेंगे सर क्रोएशिया की मुद्रा है क्रोएशियाई कुना, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर कुना, आपका आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। और ये एक यूरोपीय देश है दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है, जाग्रेब, क्या है, जाग्रेब हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जवाब यहाँ पर लॉक किया जाए भाई। देखिए 62 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी ये है आपका 22 मई। याद रखिएगा कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे सब्जी अनुसंधान कहाँ पर है। भैया अगर आपने यूपी जीके नहीं पढ़ा होता तो भी गड़बड़ी हो जाती, क्योंकि भैया आपके यूपी जीके में ही एक क्वेश्चन मिलेगा कि सब्जी अनुसंधान जो आपका है ये कहाँ पर है, सब्जी अनुसंधान। यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर है 63 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर वाराणसी हो जाएगा, याद रखिए वाराणसी में है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भारत की संसद के उच्च सदन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। मतलब भारत का जो उच्च सदन है इसके बारे में पूछा गया है कि क्या सही दिया गया है। आप क्या जवाब देंगे, आप जवाब देंगे सर या कभी भी भंग नहीं होता है, या कभी भी भंग नहीं होता है। यहाँ पर आंसर आपका नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाईकनाल कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल कोडाईकनाल जो स्थित है वो आपके कहाँ पर है, 65 नंबर। आपका जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर। याद रखिएगा जो आपकी पलनी की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, तमिलनाडु में आपकी डिंडीगुल जिले में पड़ती है, वहां पर है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भूटान भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। दोस्तों 66 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, है ना। ये जो आपका भूटान है वो सिक्किम के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, असम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन बताएगा कि मड़ई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। मड़ई महोत्सव जो मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाते हैं। यहाँ पर देखिए तो भैया ये मनाया जाता है आपके छत्तीसगढ़ में। कहां पर मनाते हैं, आपके छत्तीसगढ़। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है और 68 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा भाई। चलिए आप कहेंगे सर संयुक्त राज्य अमेरिका का देखा जाए तो आपका ये जो आपका है बेसबॉल है और इसमें प्लेयर की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। कितनी, 9 होती दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा गया है और आपका आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा द हेग। क्या हो जाएगा, द हेग, जो कि आपके नीदरलैंड में है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि फियरलेस गवर्नर पुस्तक के जो लेखक है या लेखक हैं वो आपके हैं कौन, यहाँ पर आंसर देना है। चलिए फियरलेस गवर्नेंस, ये भैया ऑप्शन डी हो जाएगा आपका किरण बेदी। क्या हो जाएगा, किरण बेदी जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी रही हैं, ठीक है ना। किरण बेदी हैं ये भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं, याद रखिएगा, है ना। कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे। यहाँ पर जवाब देना है कि सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे और किसके, तो आपके भारत और पाकिस्तान। इसका आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए देखिए जवाब यहाँ पर लगभग सबका आ गया है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने हमेशा से पढ़ा है और आपका जवाब लगभग आपका डी नंबर है।
याद रखिएगा ये आपके रेडक्लिफ हैं, सिरिल रेडक्लिफ इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी। 1881 में केसरी अखबार की जो स्थापना की थी वो किसने किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया आप कहेंगे केसरी, आपके जो ऑप्शन है ना डी नंबर बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों याद रखिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, मराठी है ना, इन भाषा में एक समाचार पत्र भी निकाला था। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी ने भारत में की स्थापना की सिफारिश की जहां लोग सरल जीवन और उच्च सोच के आदर्श का अनुसरण करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि यहाँ पर गांधी जी ने किस प्रकार की स्थापना की थी, कैसे गांव की स्थापना की थी। तो भैया गांधी जी ने आदर्श गांव की स्थापना किया। आदर्श गांव जो मतलब ऑप्शन आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी भारत में आदर्श गांव की स्थापना की सिफारिश किया था और जनता जो थी वो सरल जीवन और उच्च सोच का अनुसरण करती थी, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो गांधी जी को ही आदर्श ग्राम योजना का प्रणेता माना जाता है ना। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा कि किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद और गीत का योग भी कहा जाता है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। चलिए जब गीत की बात कर दे तो हमने कहा कि आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि गीत जो आपका है किसमें होगा, सामवेद में होगा। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन जो आपका ये नंबर है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है पार्श्वनाथ एक छत्री और बनारस के राजा अशुसेन के पुत्र थे और ये जैन तीर्थ का जो आपके थे कौन थे, मतलब जो आपके पार्श्वनाथ है कौन से नंबर के रहे हैं। तो आप कहेंगे सर पार्श्वनाथ जो रहे हैं वो आपके 23वें नंबर के रहे हैं और 23वें जो कि ऑप्शन आपका नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे 24वें नंबर में कौन थे तो आप कहेंगे सर ऋषभ देव थे, है ना। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो सर्प था। याद रखिएगा कि सर्प जो था उनका प्रतीक चिन्ह था, याद रखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों प्रथम की बात करते हैं तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव, है ना। और इनका जो आपका चिन्ह था वो वृषभ अर्थात बैल था। ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं क्या, यहां पर दिया गया अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग पर विजय थी जो उनके जीवन पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। मतलब दोस्तों यहां पर कह रहा है जो आपका कलिंग है, कलिंग का युद्ध हुआ था, ये कलिंग है क्या, आधुनिक युग में जो कलिंग है आपका है कहां पर है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, 24वें आपके महावीर स्वामी थी, बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 नंबर में। तो आप कहेंगे सर जो उस समय कलिंग था इस समय इसका नाम है आपका उड़ीसा। क्या नाम है, उड़ीसा। दोस्तों याद रखिएगा अगर हम आपसे पूछे कलिंग का युद्ध हुआ था कब, तो आप कहेंगे सर 261 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था, 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाए अशोक ने इसी युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1235 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे, जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। ये बताना है कि भाई जो आपके तबला और सितार के आपके आविष्कारक वाक्य हैं कौन। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन को लॉक किया जाए। तो दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आप कहेंगे सर बी नंबर, ये जो आपके हैं कौन, ए नंबर या बी नंबर। चलिए जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा आप कहेंगे सर ये आपके अमीर खुसरो हैं। कौन है, अमीर खुसरो, जिन्हें तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आंसर को आपको लॉक करना है। आपका जवाब इनमें से 8 में से क्या हो जाएगा भाई। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 8 नंबर में, तो यहाँ पर जो आपका दिया है करो या मरो का नारा, यहाँ पर लाला लाजपत राय तो नहीं दिया है। मतलब हम देखा जाए तो आपका पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पर गलत दिया गया है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आप कहेंगे करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। बाकी जितने भी ऑप्शन है वो सही होंगे। मतलब इंकलाब जिंदाबाद ये आपके भगत सिंह है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने आपका कहा था, है ना। तो यहाँ पर गड़बड़ी मिल गई है, ऑप्शन ए नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। आपसे कह रहा है कि तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था वो किस राज्य में है। कुल मिला के आपसे ये कह सकते हैं कि जहां अकबर का क्या किया गया था, अकबर का किया गया था राज्याभिषेक। तो आप बताइए अकबर का राज्याभिषेक जो किया गया ये कहां पर किया गया था। इतना तो आपको ये याद हुई होगा कि भैया अकबर का जो राज्य तिलक हुआ था बड़ी कम उम्र में ही हुआ था। लगभग देखा जाए कि अकबर आपके 13 वर्ष, कितने 13 वर्ष 4 महीने के थे दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की उपाधि से इन्हें सिंहासन पर बैठाया गया था। उस समय पंजाब में दोस्तों याद रखिए कालानौर नामक स्थान थी। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर पंजाब जिसका आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कब हुआ था दोस्तों याद रखिए 14 फरवरी को। ठीक है, 14 फरवरी
1556 को पंजाब के कालानौर स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, याद रखिएगा। एक पॉइंट याद रखिए, 14 फरवरी से एक बात याद आती है कि जो बाबर का जन्म हुआ था, ठीक है, बाबर, तो भैया बाबर का भी जन्म क्या हुआ था, 14 फरवरी को ही हुआ था। तीन बात को भी याद रख लेना है ना, डेट आपको पता चले इतना तो ध्यान रखना ही है कि बाबर का जन्म भी आपका 14 फरवरी को हुआ था, और 14 फरवरी को यहाँ पर जो अकबर है इसका क्या हुआ था, यहाँ पर याद रखिएगा सिंहासन पर बैठे थे, ठीक है ना। लेकिन डेट इस भी आपके अलग अलग है, जो सोचोगे नहीं इस भी एक में कर दो, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर नहीं शब्द का बड़ा महत्वपूर्ण होता है, हमने बताया है नहीं शब्द को ध्यान जरूर दिया करें, नहीं तो जल्दबाजी में गलती हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि शिल्पकला दोस्तों आपके बालाकोट से यहाँ पर मिले हैं, ठीक है, बालाकोट से मिले हैं, चंदौली से मिले हैं, नागेश्वर से मिले हैं, लेकिन आपके मांडा से नहीं मिले हैं। मांडा से दोस्तों याद रखिएगा कोई भी शिल्प से संबंधित आपके नहीं है। देखा जाए बालाकोट से काफी चीजें मिली हैं, है ना, सीपी की बनी चूड़ियों के टुकड़े भी आपके मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के 4 हिल स्टेशन नीचे दिए गए हैं, और इन 4 हिल स्टेशन में आपको क्या करना है कि दक्षिण से उत्तर के स्थानों में जाना है, मतलब आपको नीचे से ऊपर की ओर चलना है। मन्नार है, कुर्ग है, माउंट आबू है और डलहौजी दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर क्रम से अगर देखेंगे तो आप कहेंगे सर जी मन्नार जो आपका है, मन्नार ये आपके तमिलनाडु में है ना, और इसके बाद कुर्ग जो आपका है, कुर्ग ये कहाँ पड़ता है, कुर्ग ये आपका हो जाएगा कोडागु, कुर्ग जो कर्नाटक में है। माउंट आबू दोस्तों आप जानते हैं राजस्थान में है। फिर आपका डलहौजी, मतलब ये जो ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही है, आपका PQRS इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगर हम लोग दक्षिण से दोस्तों अगर उत्तर की ओर आते हैं तो ये क्रम मिलेगा PQRS मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है। चलिए बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहे उत्तर और दक्षिण भारत को पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, कौन सी है पर्वत श्रृंखला, जवाब देना है, क्या हो जाएगा। चलिए वेरी गुड। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 12 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर, याद रखिएगा विंध्य। याद रखिए जो विंध्य पर्वत है ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को देखा जाए तो ये पृथक करता है। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में आपका सही है। चलिए बताइएगा कि पहाड़ी दर्रों के हिसाब से पूछा है और सही पूछा गया है। अब आप बताइए क्या बोमीडीला हिमाचल प्रदेश में है, ये बताइएगा कि क्या बोमीडीला हिमाचल प्रदेश में है। आप कहेंगे सर बोमीडीला हिमाचल प्रदेश में तो नहीं पढ़ा है ना, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो आपके है कहां पर, आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है, आपके अरुणाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा आप अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपके सिक्किम में है। कहां पर है, आपके सिक्किम में है। लिपलेख दिया गया उत्तराखंड, हमें लग रहा है कि आपका आंसर मिल चुका है यहाँ पर सी नंबर है, क्योंकि जो लिपलेख है वो आपके उत्तराखंड में है। रोहतांग के पूछते हैं तो आपके जम्मू कश्मीर नहीं, ये रोहतांग कहां पर है, आपके हिमाचल प्रदेश में है। रोहित बड़ा शिव किला है, ट्रिक से हमने पढ़ाया हुआ था, ये आपके हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा साथियों, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिमालय की निम्न चोटियों का उनकी ऊंचाई के साथ सही मिलान करना है। तो भाई आप बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी, हमने बताया था 8,848, 8,848 इसका मतलब आपका बी हो गया, ठीक है ना। इसे हम बड़ा कर देते हैं, ऑप्शन को नहीं ध्यान देंगे, इस पर ध्यान दे देंगे। देखिए माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 है, मतलब आप कहेंगे 8,848 कहां पर मिला है, ये आपका बी हो जाएगा। धौलागिरा पूछे तो आपको 8,167 बताना है, 8,167 मतलब आपका ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कामेट पर्वत जो आपका है 7,756 है, ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और अन्नपूर्णा जो आपका है 8,091, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन को क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। अब ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो बी ए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर डी आपका है, ठीक है, ये डी आपका है, तो BADC आपका हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कम से कम वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान के मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं की औसत परिस्थितियां वहां की जलवायु कहलाती हैं। मतलब एक प्रकार से परिभाषा दिया है, ठीक है, एक प्रकार से ये परिभाषा दी गई है किसकी, ये आपके मौसम, मतलब जो आपका जलवायु है। तो आप कहेंगे सर जहां पर याद रखिएगा 30 वर्षों में, क्या कम से कम 30 वर्ष की अवधि के दौरान किसी स्थान की अगर मौसम की अवस्था या विषमताओं के परिस्थितियां होती हैं उसे हम लोग जलवायु कहते हैं, याद रखिए। मतलब 30 वर्ष का गैपिंग होना चाहिए, 30 वर्ष का परिवर्तन होता है, वही जलवायु आपको कहती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया है कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की अधिक बचत करते हैं। दोस्तों कह रहा है उच्च घाटे की स्थिति में लोग धन की बचत अधिक करते हैं। जब घाटा ज्यादा होता है तो यहाँ पर लोग धन की अधिक बचत करते हैं। ये दोस्तों आपके ऑप्शन सी नंबर है, डेविड रिकार्डो। कौन है, रिकार्डो। ऐसे याद रखिएगा कि भैया यहाँ पर क्या है, घाटा हो रहा है तो रिकॉर्ड रखने लगते हैं। क्या, जब घाटा होता है तो रिकॉर्ड करने लगते हैं, तो थोड़ा बचत होने लगती है। जब रिकॉर्ड रखेंगे तभी बचत होगी, तो ये रिकार्डो आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। गिनी गुणांक आपसे कह रहा है। दोस्तों गिनी गुणांक की अगर बात करते हैं तो ये होता है आय की असमानता को मापा जाता है।
आय की असमानता को मापा जैसा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई कमा रहा है 20,000, कोई कमा रहा है 30,000, कोई कमा रहा है 40,000, तो उसी के बारे में जो गुणी गुणांक होता है उसका मापन, अर्थात ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे। यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए चलिए 18 नंबर जवाब देखिए, यहाँ पर है आपका आंसर ए नंबर है, यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका से। याद रखिएगा जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, और देखा जाए तो हरित क्रांति 1966 में प्रारंभ हुई थी और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के दिमाग में ये उपज आया था सबसे पहले। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है। बताइएगा कि भारत में जो स्टॉक मार्केट होते हैं, है ना, इसका स्टॉक मार्केट होते हैं, उनके लिए जो विनियमन होता है उनके लिए एक केंद्रीय एजेंसी होती है, और ये एजेंसी होती है दोस्तों आपकी जो सेबी है। क्या है, सेबी, SEBI, सेबी। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में जो मार्केट होता है विनिमय के लिए, ये आपकी जिम्मेदार होती है। ये संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो 1992 से इसको दर्जा प्राप्त हो गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन को लॉक किया जाए भाई। चलिए, अब आप कहेंगे सर जीएसटी परिषद वाला क्वेश्चन बहुत बार हमने पढ़ा है, तो आप कहेंगे सर 33 होते हैं, और 33 कहाँ पर है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। तो जीएसटी परिषद में मुख्य 33 सदस्य आपके होते हैं। अब इसमें देखिए क्या होते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर भारत के वित्त मंत्री होते हैं, संघ के राजस्व और वित्त मंत्री होते हैं, है ना, राज्य मंत्री जो होंगे, राज्यों के वित्त मंत्री आपके होते हैं, ठीक है, और इसके बाद अन्य मंत्री भी आपके इसमें शामिल हो जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट है कि अंतरराज्यीय परिषद आपका 263 होता है, वित्त आयोग आपका 280 में होता है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण आपका 223 के में होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन डी वाला गड़बड़ है, संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों आपको दिया गया है, जो कि आपका गड़बड़ है। संघ लोक सेवा आयोग जो होता है 315 में होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, 315 आर्टिकल नंबर में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में दर्शाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सरकारिया आयोग की संस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सरकारिया आयोग जो था ये किसके लिए जुड़ा हुआ है, ये किसका काम करता है। तो आप कहेंगे जो सरकारिया आयोग था ये दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होता है ना, उससे संबंधित आपका है, जो भी सिफारिशें होती हैं इनके मांगों पर किया जाता है। मतलब ऑप्शन जो आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, क्वेश्चन नंबर 23 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों मूल कर्तव्य में दोस्तों दिख गया है, कह रहा है वैज्ञानिक प्रवृत्ति ये होगा, लेकिन लोक चुनाव में मतदान करना दोस्तों ये आपका तो नहीं है ना। यहाँ पर दोस्तों आपका जो पहला ऑप्शन है यही आपका आंसर है, राइट हो जाए। मूल कर्तव्य आपका नहीं है। अगर आपसे पूछे जो मूल कर्तव्य आता है सर ये आपके कब क्या हुए क्या नहीं हुए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में भाग जो 4 है ना, तो ये उसमें जोड़ा गया था, है ना। और आपकी 51 के का के तहत जो आपका अनुच्छेद 51 के का उसके तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक 86 नंबर का संशोधन हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ कि जो 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चे थे, है ना, उनको शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। ये आपका हो गया 11वां आपका मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य लिए कहाँ गए थे, तो आपके रूस से लिए गए, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है। भाई एक उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है। अगर इस क्वेश्चन का जवाब अगर 50% लोगों ने दे दिया तो समझो कि पॉलिटी पढ़ाने का कुछ मतलब आपको है, आपने जो पॉलिटी पढ़ा है उसका कुछ अर्थ निकलता है। अगर आपने इसका जवाब दिया है तो बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो आप कहेंगे सर उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है ना वो क्या होता है, कुछ लोग कह रहे हैं मुख्य न्यायाधीश होता है। भाई मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, जो नियुक्त करता है उसी को त्यागपत्र दिया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जो नियुक्ति करता है उसी को त्यागपत्र दिया जाता है, और नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा। मतलब ऑप्शन जो आपका आया है नंबर है, यहाँ पर जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था, 73 नंबर में। अब आप कहेंगे सर 73 नंबर का जो आपका संशोधन हुआ था ना ये आपके 1992 में हुआ था, और जब 1992 में हुआ तो इसमें दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है आपका आंसर ए नंबर है, ये है आपका ऑप्शन ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। भाग 9 जो आपका है ये पंचायत को शीर्षक से आपका जुड़ा है, ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्यों के लिए कितनी होती है ध्वनि की परास सीमा। कुल मिला के देखा जाए मनुष्य की जो आपकी ध्वनि होती है परास सीमा होती है वो कितनी होती है। तो आप कहेंगे सर मनुष्य के लिए जो आप ध्वनि सीमा होती है
मतलब देखा जाए तो वो 20 हर्ज से लेके 20,000 हर्ज तक की यहाँ पर नाप सकता है। मतलब ऑप्शन जो आपका दिया गया है यहाँ पर डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। लगभग सभी का जवाब देखो आ रहा है। और याद रखिएगा जिनकी भी हर्ज होती है क्या 20 हर्ज से कम होती है, वो होती है क्या अपश्रव्य तरंगे होती हैं, है ना। इन तरंगों को हमारे कान नहीं सुन सकते हैं, इन तरंगों को यहाँ पर जानवर, कुत्ता, बिल्ली वगैरह महसूस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि ध्वनि की गति सबसे तेज होती है किसमें होती है। इस क्वेश्चन का जवाब भैया 100% लोगों से चाहिए, 100% लोगों से चाहिए। जितने भी जुड़े हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, सबसे जवाब चाहिए, जल्दी से बताइए। वेरी गुड। तो चलिए देखिए जवाब लगभग सबका सही है। कह रहे हैं सर लोहे में होती है ना। लोहे की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब आया है। लोहे में ही ध्वनि की जो गति होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है, अगर पूछे कि सर वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है तो आप कहेंगे सर 332 मीटर प्रति सेकेंड, ये होती है वायु में ध्वनि की गति दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का प्रतीक चिन्ह है। बताइएगा कि भैया लेड का प्रतीक चिन्ह होता क्या है। हमने बताया था कि लेड को हम लोग कई नाम से भी जानते हैं। लेड को शीशा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, लेड को शीशा भी कहते हैं, है ना। और दोस्तों देखा जाए तो जैसे दमा की बीमारी हो जाती है ना, इसी की वजह से होती है। यहाँ पर इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है पीबी, होता है पीबी, है ना। लेड का अगर परमाणु भार पूछे, भार ऊपर होता है 208 होता है, और अगर आपसे क्रमांक पूछता है तो आप कहेंगे सर 82, इसका क्या हो जाएगा, क्रमांक हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, क्लियर है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है। अब आप ये बताइएगा कि फलों को पकाने में जो प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं। भाई वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, सभी लोग भाई वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो में लाइक की संख्या थोड़ा सा कम लग रही है ना। तो जितने भी यहाँ पर साथी जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, पहले जुड़े रहे हैं, है ना, तो एक बार लाइक करिएगा भाई, ठीक है। सभी लोग लाइक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों यह फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे सर फलों को पकाने के लिए यहाँ पर एथिलीन होता है। क्या होता है, एथिलीन। एथिलीन जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। कवक का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं। आप कहेंगे सर कवक का अध्ययन पढ़े तो हैं, ये कवक होते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कहते हैं दोस्तों, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है, रक्त के अध्ययन को कहा जाता है। इकोलॉजी में क्या होता है, इकोलॉजी में क्या होता है, जीवों के बारे में, उनके वातावरण के बारे में होता है। और भैया साइकोलॉजी होता है, फाइकोलॉजी, यहाँ पर साइकोलॉजी होना चाहिए, साइकोलॉजी जैसे होता है तो भैया वहां पर क्या होता है, व्यवहार का अध्ययन होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सही संधिविच्छेद आपको बताना है। अब सही संधिविच्छेद आपसे पूछा है तो आप जवाब दीजिए, फिर यहाँ पर दिक्कत तो है नहीं है। आप कहेंगे सर ऑप्शन देखे जाए वीरांगना, वीर अंगना, मतलब ऑप्शन देखिए यहाँ पर जो आपका सी नंबर है वो आपका सही होगा, वीर धन अंगना, ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि दिया गया पत्र अलय, अलय तो होता नहीं, पत्र धन आलय होता है, तो ये तो आपका यहाँ पर गलत हो रहा है। क्यों भाई, यहाँ पर ये तो यहाँ पर गलत हो गया, आलय होता है। यहाँ पर मण धन असन्य दिया है, आसन्य होता है, बड़ा की मात्रा यहाँ भी होगी, बड़ा की मात्रा यहाँ होगी, ये भी गलत हो गया। यथा धन अर्थ दिया है, यथा धन अर्थ होता है, इसमें बड़ा की मात्रा नहीं होगी, तो सही आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। उत्कंठित, उत्कंठित में दोस्तों क्या होता है आपका, यहाँ पर कह रहा है उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। चलिए उत्कंठित के होते हैं दोस्तों, याद रखिए इच्छुक होता है, उत्सुक होता है, ललायित होता है। यहाँ पर जो अभिलाषा दिया गया, अभिलाषा ये आपका नहीं होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ऊपर की ओर उछाला हुआ। दोस्तों याद रखिएगा ऊपर की ओर उछाला हुआ उसे क्या कहते हैं। याद रखिए इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर आपका उत्क्षिप्त होता है। क्या होता है, उत्क्षिप्त होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो प्रक्षिप्त मतलब होता है, प्रक्षिप्त मतलब होता है फेंका हुआ, है ना। यहाँ पर आरोहण मतलब होता है क्या, आरोहण मतलब होता है सवार होना, ठीक है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, बर्बर का विलोम क्या होता है। बर्बर का विलोम क्या होता है दोस्तों, बर्बर, है ना। जो बर्बर बर्बर करता रहता है ना, वो अच्छा व्यक्ति नहीं होता है ना। होता कौन है, जो सभ्य होता है। अर्थात बर्बर का विलोम होता है सभ्य, और सभ्य कहां पर है, वो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगर पूछे दुर्बल का विलोम क्या होता है तो आप कहेंगे सर दुर्बल दिया है, दुर्बल का होता है सबल होता है। सुंदर का विलोम क्या होता है, आप कहेंगे कुरूप होता है। आप कहेंगे निर्मल का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर मलिन होता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अंग अंग फूले न समाना, इस मोहरे का सही अर्थ क्या है। तो आप कहेंगे सर हमने पढ़ाई तो नहीं किया था लेकिन हमको फायदा बहुत मिल गया, है ना।
और उनकी जॉब लग गई तो अंग अंग फूले न समाना, मतलब आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है बहुत आनंदित होना। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बहुत आनंदित होना होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 10 अगस्त को आयोजित, दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है ना, जो कि आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन है। और आपसे यहाँ पर देखो कह रहा है, क्या कह रहा है कि 10 अगस्त को आयोजित विश्व शेर दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने एक वेब ऐप सिंह सूचना लॉन्च किया गया है। आईएमपी क्वेश्चन है और करंट अफेयर में अगर आपका दम है, मान लो अगर आपके अंदर करंट अफेयर की क्षमता है, पकड़ अगर आपके हाथों में करंट अफेयर की है, तो याद रखिएगा जीके का कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको करंट अफेयर नहीं आती है तो आज के समय में जीके फिर उसके लिए सपने भूल जाइएगा। क्यों? क्योंकि जीके अब बहुत कम आती है, ज्यादा से ज्यादा जीके आती है वो आपकी करंट से रिलेटेड होती है। तो आपको करंट की क्लास में जरूर आपको रहना है, करंट आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए फिर बताइए, अगर आपको करंट अफेयर अच्छे से आपको अपने आप में विश्वास है तो जवाब दीजिएगा। कह रहे सिंह सूचना लॉन्च किया गया है, तो ये किस राज्य सरकार ने यहाँ पर लॉन्च किया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, गुजरात के द्वारा सिंह सूचना ये ऐप को लॉन्च किया गया है ना, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका नंबर है। वहां के अगर पूछे कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, आप कहेंगे सर भूपेंद्र पटेल है। कौन है? भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण का पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए 52 को ऑप्शन देना है और 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा तमिलनाडु। इसका जो आंसर आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा सी नंबर इसका जवाब जो आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण का पुरस्कार जो दिया गया है वो आपके तमिलनाडु को दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे एशियाई हॉकी चैंपियंस 2023 का खिताब भारत ने फाइनल में निम्नलिखित में किस देश को पराजित किया है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर हो जाएगा आप कहेंगे सर मलेशिया। क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर मलेशिया को पराजित किया है, मतलब ऑप्शन देखा जाए तो आपका आंसर नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कार्मेक मैकार्थी, जिन्हें उनके उपन्यासों द रोड तथा नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस देश से है। दोस्तों ये जो दिया गया है कार्मेक मैकार्थी, ये आपके थे कहां से? दोस्तों ये थे आपके ऑप्शन डी नंबर यूएसए से थे। कहां से? यूएसए, जो कि ऑप्शन डी नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है। और भैया पूरे करंट अफेयर का निचोड़ यही है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं इसका जवाब दीजिएगा। हम इसका जवाब 75% लोगों से देखना चाहते हैं कि 75% इसका जवाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। चलिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दोस्तों याद रखिएगा, इसको तो आपको रट के ही जाना है, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, लेकिन आपको ये शब्द आपको जरूर रट के जाना है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है। चलिए क्या जवाब देंगे? वेरी गुड, 161 जवाब दे रहे हैं भाई सभी लोग, है ना। 161 जिसका आ रहा है, मतलब ऑप्शन जो आपका है बिल्कुल सही जवाब है। 161वां जिसका रैंक आया है, यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर दोस्तों इसके पहले 2022 में भारत की रैंक 150 थी, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि आपसे कि हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए विश्व की प्रथम प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुजुर्वे को अपनी मंजूरी प्रदान कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर 56 का जो ऑप्शन है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, यूएसए ने मंजूरी दिया है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने वर्ष 2023 में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत किन 2 शहरों को विकास के लिए चयनित किया है। चलिए भाई यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो देखिए भैया, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार की बात कर लेते तो आप कहते सर जी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और नैमिषारण्य के विकास के लिए 9 अगस्त को किया गया था, है ना। यहाँ पर ऑप्शन में भाई उत्तर प्रदेश वाला ऑप्शन नहीं है भाई, एक जगह और है, ये जो आपका है मैसूर और आपका हम्पी, ठीक है, मैसूर और हम्पी इनके लिए चयनित किया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने किसे यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया है। यूएनडीपी का उप प्रमुख जो आपका है दोस्तों ये है आपके कौन, तो इनका नाम है जूहा ओलियांग, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है निम्न में से कौन व्यक्ति उपन्यास पागल खाना के लेखक है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका है, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इसका जवाब देने वाले हैं। पागल खाना के जो लेखक आपके हैं इनमें से राइट क्या हो जाएगा। पागल खाना के जो लेखक हैं इनमें से राइट क्या बनेगा। फटाफट जवाब देना है और विधिवत तरीके से जवाब देना है। चलिए बहुत सही, चाइना के हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए आपका जो आंसर आ रहा है इनमें से राइट क्या हो जाएगा।
शाबाश, ये है आपके कौन, ज्ञान चतुर्वेदी। मतलब दोस्तों याद रखिएगा, नाम तो ज्ञान है लेकिन कारनामा दोस्तों जो लेखक है इन्होंने लिखा क्या है, पागल खाना लिखा है। तो दोनों को याद रखिएगा, गलती आपसे नहीं होगा कि नाम तो यहां पर ज्ञान है लेकिन किताब लिख डाला है पागलों के बारे में, पागल खाना के बारे में लिख दिया है ना। तो ज्ञान और पागल खाना एक साथ आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि समुद्र शक्ति 2023 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किन दो स्थानों के मध्य आयोजित हुआ है। दोस्तों आपको जवाब देना है कि जो द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है ना, ये समुद्र शक्ति, क्या समुद्र शक्ति, और ये हुआ है दोस्तों याद रखिएगा, समुद्र शक्ति आपका दोस्तों याद रखिएगा भारत और इंडोनेशिया आपका आंसर है, नाम राइट हो जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है? चलिए अच्छा यहां पर बताइएगा, कह रहा है कि पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन इस वर्ष रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है। पिछली बार यहां से रिलेटेड लगभग 4 क्वेश्चन आपके आए थे, क्योंकि यहां पर पर्यावरण से रिलेटेड जब आपके आते हैं तो 4-5 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। तो दोस्तों यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर रियो डी जेनेरियो जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर नंबर ये 1992 इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों ब्राजील में किया गया था, और इस सम्मेलन में पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए विषयों पर क्या हुआ था, संधि की गई थी। तो यहाँ पर जो आंसर आपका आया है 92, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक द्वारा लिखी गई थी। तो जो एक पुस्तक का नाम है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, इस पुस्तक को लिखा किसने है? इस पुस्तक को दोस्तों लिखा है यहाँ पर डी नंबर, इनका नाम है शशि थरूर। क्या नाम है? शशि थरूर। दोस्तों आपका आंसर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री विल्लुपुत्थुर हाथी अभ्यारण्य जो आपका है कहां पर है? श्री विल्लुपुत्थुर हाथी अभ्यारण्य जो आपका है कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपके तमिलनाडु में है। तमिलनाडु जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है ना? और भी आपके दोस्तों देखा जाए तो अभ्यारण्य आपको मिलेंगे दोस्तों, जैसे भैया तराई हाथी रिजर्व, अगर आपसे पूछे तराई हाथी रिजर्व तो आप कहेंगे तराई क्षेत्र तो यूपी में आपको देखने को मिलता है, तो आप कह दीजिएगा आपका यूपी में आपको मिलेगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों वायनाड जिला ये आपके केरल में पड़ता है, तो वायनाड हाथी कहाँ मिलेगा? तो आपको केरल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि तराई हाथी जो आपका था, हाथी शब्द लगा है, हमने बताया तराई हाथी तो उत्तर प्रदेश, डांडेली हाथी तो आप कहेंगे कर्नाटक। ठीक है, मतलब इस प्रकार से पेरियार हाथी तो आप कहेंगे केरल। तो यहाँ पर हाथी वाले जो आपके हैं वो आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? चलिए भाई ये बताइएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो आपका है वो कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर बालिका दिवस आ गया है, मतलब ऑप्शन जो डी नंबर आपका है 24 जनवरी। याद रखिएगा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल ही में क्या हुआ, सरकार ने लगभग देखा जाए तो 20 नए दिवस घोषित किया है। क्या 20 नए दिवस 2023 में जोड़ा गया है ना? 20 नए दिवस आपके 2023 में लगभग जोड़े गए थे, है ना। तो याद रखिएगा, ये ध्यान देना है, 24 जनवरी इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान आपका सही नहीं है? अब यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर कह रहा है सर जी ये बताइए, यहाँ पर देखा जाए तो आपका ए नंबर दिया गया बिहू, तो क्या आंध्र प्रदेश से है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, बिहू जो आपका है कहां से? आपके असम से है ना। क्या है? आपके असम से, तो गड़बड़ी आपको पहले मिल गया। भांगड़ा आपका पंजाब है, डांडिया गुजरात से, नौटंकी उत्तर प्रदेश वाले करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम बताना है। कजाकिस्तान का मुद्रा बताना है, कजाकिस्तान का मुद्रा इनमें से क्या है? तो आप कहेंगे सर कजाकिस्तान की मुद्रा की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर देखिए जो आपका टेनगे है। क्या है? टेनगे, ये आपका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। और दोस्तों इसकी राजधानी का नाम था नूर सुल्तान, और नूर सुल्तान को दोस्तों पुराने जमाने में आस्ताना के नाम से जाना जाता था। दोस्तों याद रखिएगा, जो कजाकिस्तान आपका है ये विश्व में दोस्तों आपके 9वां स्थान आपका आता है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से आता है। ठीक है, चलिए ये कहाँ की मुद्रा है? ये मुद्रा है आपके भूटान की। दोस्तों याद रखिए, भूटान की मुद्रा का नाम है न्यूक्ट्रम आपका है। दीनार की अगर बात करते हैं तो दीनार तो कई जगह आपकी चलती है, जैसे आप इराक जाइए, बहरीन जाइए, कुवैत जाइए, जॉर्डन जाइए, वहां पर आपको मिलेगा दीनार मिलेगा। ठीक है ना। और डोंग जो आपका डोंग है या डोंग कहते हैं, वियतनाम की है, वियतनाम। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? जब निर्वाचन की बात कर दें तो आप कहेंगे सर लोकसभा की सीटों में निर्वाचन होता है मात्र 543 सीटों के लिए। 543 जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कजली पेंटिंग पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कजली पेंटिंग में ब्रश का प्रयोग नहीं करते हैं, और ये दोस्तों आपका जाना जाता है राजस्थान में है। ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा राजस्थान, इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, कजली का मतलब होता है ब्लैक कार्बन। क्या होता है? कजली मतलब ब्लैक कार्बन होता है, दोस्तों याद रखिएगा। और इसमें हाथ और कपड़े के माध्यम से ये बनाया जाता है, हाथ से कपड़े के माध्यम से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय महिला की कौन थी? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। लाइक शेयर की संख्या भाई बढ़ाते हुए चलेंगे, जितने भी यहाँ पर साथी बाद में जुड़े हैं, है ना, या पहले जुड़े हैं।
और अभी तक भाई लाइक शेयर सपोर्ट नहीं किया है तो एक बार सभी लोग लाइक शेयर की संख्या बढ़ाइएगा। यहाँ पर दोस्तों 69 का ऑप्शन दीजिएगा। 69 आप कहेंगे सर ये ऑप्शन देखा जाए तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर है। तन्वी शाह है, कौन है? ये है आपकी तन्वी शाह। ये आपकी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जो तन्वी शाह है तमिलनाडु की हैं। कहाँ की हैं? तो आपकी दोस्तों याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य की हैं आपकी तन्वी शाह। अगले क्वेश्चन को लॉक करते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? भैया इस क्वेश्चन का जवाब अगर आपने गलत कर दिया तो हमारा पढ़ाने का मतलब नहीं निकलता है ना। अगर इस क्वेश्चन का भी जवाब आपने गलत दे दिया गलत तो फिर मतलब नहीं निकलता है पढ़ाने का। 70 का ऑप्शन कह दिया जाए तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब दिया है, उत्तर प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश ये अपनी अधिकतम राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है। कि रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में यहाँ पर क्या किया था? ले लिया था। तो आपसे कह रहा है जो अवंतीबाई आपकी हैं ये कहाँ से हैं? ये जो है वो आपकी कहाँ से हैं? तो आप कहेंगे सर ये थी आपके रामगढ़ से। रामगढ़ जो कि ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर सी नंबर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। रामगढ़ की रानी थी अवंतीबाई लोधी, है ना। देखा जाए तो 1857 की क्रांति में प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। ये 1857 की क्रांति में क्या हो गई थी? ये शहीद हो गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने किन नीतियों की वकालत किया था? लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने दिया गया और आपसे कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने किन नीतियों की वकालत किया था? इसको ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए 2 को ऑप्शन देखिए यहाँ पर आ रहा है, कह रहा है ए नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि हिंसा का प्रयोग किए बिना भेदभाव के खिलाफ लड़ना, जो कि गांधी जी का यह नारा था कि भैया लड़ाई मत करो, है ना, बिना भेदभाव के यहाँ पर लड़ना। यह ऑप्शन जो आपका है ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। सभी का जवाब बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि किस निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जाना जाता था? शेर बलिया के नाम से जानते थे, किसे जानते थे? चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भैया, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चल रहा है। चलिए शेर बलिया के नाम से दोस्तों यहाँ पर देखिए लगभग सबका जवाब सही है। ये है आपका, इनका नाम है चित्तू पांडे, है ना। चित्तू पांडे जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चित्तू पांडे की अगर बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था 1942 में, कितने 1942 में इन्होंने समानांतर सरकार की यहाँ पर कह सकते हैं भूमिका निभाई थी, घोषणा किया था। और दोस्तों याद रखिए चित्तू पांडे को शेर बलिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है दिल्ली में कुतुब मीनार, क्या है? दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी हुई मीनार है। इसमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? वेरी वेरी आईएमपी आपका क्वेश्चन हमने बताया है कि देखिए आपका सिलेबस इतना ज्यादा है ही नहीं है ना, तो भैया आप क्वेश्चन देखते होंगे बार बार वही घूम फिर के रिपीट होकर आपके हमेशा मिलते रहते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए जवाब लगभग सबका सही है। कह रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो हम ऑप्शन को आपको यहाँ पर लॉक करते हैं, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा जो आपके जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्होंने क्या किया था, इसकी नींव रखी थी। इल्तुतमिश ने दोस्तों इसको बनवाया था, है ना, लगभग 3 मंजिलें, यहाँ पर 3 मंजिल बनवाया था आपके इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह जो तुगलक था इसने 5वीं मंजिल आपका निर्माण करवाया था, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था? दोस्तों यहाँ पर कह रहा है प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का प्रावधान किया गया था। और जिम्मेदारी जब होती है जब कोई बड़ा होता है, क्यों भाई? जिम्मेदार वो होता है जब बड़ा होता है, और जब बड़ा होता है तो बड़ा इनमें से क्या होगा? आप कहेंगे सर इनमें से जो बड़ा है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे सर 1935 का अधिनियम है सबसे बड़ा है। 1935 में क्या हुआ था कि केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था और आपके द्वैत प्रांत यहाँ पर समाप्त किया गया था, और ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, है ना, प्रांतों के लिए तो उनके हित के ही काम करें। इसलिए आपको जवाब देना है यहाँ पर 1935 दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? आंसर क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन देना है। जवाब देखिए यहाँ पर हो जाएगा महा उपनिषद। क्या? महा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम दिया गया है। इसका अर्थ होता है धरती ही परिवार होता है। क्या? धरती ही परिवार होता है। उपनिषद की बात करें तो उपनिषदों की जो संख्या होती है वो 108 आपकी है ना। और वृहद जो सबसे उपनिषद आपका होता है। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि माना जाता है कि गौतम अर्थात सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक स्थान पर रहे और शुद्ध चित्त से ध्यान किए थे। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे बोध गया जाने से पहले इन्होंने 6 साल कड़ी परिश्रम किया था
और यहां पर दोस्तों जो ऑप्शन है आपका प्रयाग बोधि, क्या हो जाएगा, प्राग बोधि, प्राग बोधि इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। देखा जाए तो गौतम बुद्ध ने 14 साल राजगीर और नालंदा में बिताए थे। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, है ना, पूर्णिमा के दिन हुआ था, लुम्बिनी गांव में हुआ था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे चीनी यात्री इत सिंह में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। ये जो चीनी यात्री आया था इत सिंह, इसने क्या किया था कि 3 वर्ष ठहरा था और संस्कृत सीखा था, लेकिन कहां पर ठहरा था। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नालंदा होगा, ताम्रलिप्त होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, जिन लोगों ने पहले से पढ़ा होगा वो लोग जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा ताम्रलिप्त, याद रखिएगा कि जो ताम्रलिप्त है, यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि इत सिंह जो कि चीनी यात्री था, है ना, तो ये ठहरकर ताम्रलिप्त में संस्कृत सीखा था। ये दोस्तों जब भारत आया था तो ये क्या था, सुमात्रा और श्रीलंका होते हुए ये ताम्रलिप्त पहुंचा था और यहाँ इन्होंने 3 वर्ष तक रहकर संस्कृत विषय का अध्ययन किया था। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की संस्थापना अर्थात स्थापना जो की वो किसने की थी। हम कहते हैं कि आप लोग डेली मॉडल पेपर लगाइए, आपको नए नए क्वेश्चन जो मिलते हैं ना, जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे थ्योरी में। ऐसा नहीं कहते किताबों में नहीं लिखा है, किताबों में लिखा होता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें कभी कभी आप लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन जब ऑब्जेक्टिव में मिलता है तो आपको वो क्वेश्चन अच्छा लगने लगता है। इसलिए कहते हैं जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हमने बताया है कि सफलता का एक ही मात्र मूल चीज है कि आप जितना प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि भैया जो सिलेबस आपका है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये क्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस से ज्यादा लगाते हैं तो उतने ज्यादा आपको सिलेक्शन करीब आपका होगा। तो सबसे ज्यादा आपको लगाना है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। यहां पर देखिए 9 का ऑप्शन लगभग सबका आ गया है। याद रखिएगा भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका जो संस्थापना किया था ये है आपका बिपिन चंद्रपाल है। कौन है, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिपिन चंद्रपाल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक और उसके शासन काल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, आपसे कहेंगे कि शाहजहां के समय जो आया था, है ना, शाहजहां के समय आया था। याद रखिएगा यहाँ पर शाहजहां के समय कौन कौन आया था। चलिए पीटर मुंडी आया था, पीटर मुंडी तो इसमें है नहीं है, लेकिन ऑप्शन जो आपका सी वाला है, औरंगजेब के समय मनुची आया था, औरंगजेब के समय मनुची वाला ऑप्शन है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा जो आपका है कौन, यहाँ पर है जहांगीर, जहांगीर के समय टॉमस रो आया था और कैप्टन हॉकिंस आया था। तो ये आपका हुआ। अकबर के समय देखा जाए तो अकबर के समय कौन आया था, सर टॉमस स्टेफेंस यहाँ पर आया था। तो ऑप्शन आपका सी वाला बन जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि रेडक्लिफ रेखा निम्नलिखित में से किसके साथ भारत की सीमा का सीमांकन करती है। अब आप देख सकते हैं, है ना, क्या देख सकते हैं कि भैया यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन आपका है हमेशा पूछा ही जाता है। आप देख पाएंगे कि रेडक्लिफ रेखा जो आ रही है वो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर है, पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाती है। दोस्तों अगर हम आपसे पूछें कि सर ये बताइए कि आपके चीन के साथ कौन सी रेखा होती है, तो चीन के साथ होती है मैकमोहन रेखा। कौन होती है, मैकमोहन रेखा होती है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आती है आपकी डूरंड रेखा आती है। यहाँ पर एक रेखा आपकी होती है जीरो रेखा, है ना, क्या होती है, जीरो रेखा। हम आपसे पूछे कि सर जीरो रेखा जो होती है क्या आप यहाँ पर भारत और बांग्लादेश लगा सकते हैं क्या। क्यों भैया, अगर हम आपसे पूछे कि जो आपकी जीरो रेखा होती है वो बांग्लादेश और भारत के बीच है, या आप कहेंगे कि बांग्लादेश और आपके कह सकते हैं जो आपका त्रिपुरा है, शुद्ध क्या लगाएंगे यहाँ पर बताइएगा, त्रिपुरा वाला शुद्ध हो जाएगा या आपका भारत करेंगे। तो आप कहेंगे सर जीरो रेखा जो आपकी है वो बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा के साथ लगती है। हम भारत जरूर कहेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन में त्रिपुरा आता है तो आप पहले प्राथमिकता त्रिपुरा को ही दीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है, जो कि 2 राज्यों मध्य प्रदेश और कहां से होकर बहती है। तो भैया केन नदी जो आपकी है ना, केन नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली ये नदी है दोस्तों। याद रखिए इसका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना, वेरी गुड। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। चलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में कौन सी विशेषता सही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है इन वनों में पेड़ों की ऊंचाइयां 60 मीटर या इससे अधिक होती हैं। इन वनों में वर्ष में लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। हमने कहा था सर जब सदाबहार वन की बात करें तो आप कहेंगे सर सदाबहार वन आपके भारत में 2 जगह पाए जाते हैं, एक तो आपको केरल राज्य में मिल जाएंगे, है ना, याद रखिएगा केरल राज्य में मिल जाएंगे, और यहाँ पर मेघालय में मिलेंगे। ये केरल वाला जो आपके भूमध्य रेखा के पास होने की वजह से ये उष्ण हो जाता है, और ये जो आपकी कर्क रेखा के पास होता है तो ये कहीं ना कहीं ये तो उष्ण होगा नहीं, ये शीतोष्ण में आ जाएगा, सम में आ जाएगा।
तो याद रखिएगा यहाँ पर बारिश होती है 200 सेंटीमीटर और यहाँ पर 200 के ज्यादा ही होती है, तो जहां भी बारिश होती है 200 सेंटीमीटर लगभग, है ना, वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो गया है। क्लियर है ना। और देखिए सभी जितने भी शेर शेरनी जुड़े हैं सबके जवाब सही आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर सफलता मिल रही है। हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप इस चीज को अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। चलिए, निम्न में से किस नाम से लघु हिमालय, क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस नाम से लघु हिमालय शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है भैया कि किस नाम से लघु हिमालय शिवालिक के बीच स्थित, है ना, जो लघु हिमालय है वो शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को जानते हैं। तो ये ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर दून के नाम से जानते हैं। क्या दून के नाम से जाना जाता है, देहरादून जैसे आपका हो गया, है ना, जितने भी दून के नाम से हैं वो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों में मिलेंगे। जो भी आपके दून नामक के आपके मिलेंगे वो मिलेंगे लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला लिंगानुपात सबसे कम है। महिला लिंगानुपात सबसे कम है, आप कहेंगे सर सबसे कम जो आपका है ये कहां पर हो जाएगा, तो एक ही आपका यहाँ पर राज्य है, कौन सा, हरियाणा। याद रखिएगा हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो है 879, ठीक है, 879 है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे 912, ये आपके उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रिजर्व बैंक के नोट निगमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्वर्ण की बात किया है, यहाँ पर विदेशी परिसंपत्तियों की बात नहीं किया है। अगर विदेशी परिसंपत्तियां होती तो हम कहते कि सर यहां पर देखिए कि स्वर्ण कोष भी है, विदेशी परिसंपत्तियां हैं, तब आपका 200 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बात किया है सिर्फ आपके स्वर्ण कोष की, तो स्वर्ण कोष आपको दोस्तों याद रखिएगा 115 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो भैया जो खरी खरी नोट आते हैं ना, करेंसी नोट आते हैं, ये नहीं छप पाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास मशीन है और छापते रहे छापते रहे छापते रहे, उसको भी यहाँ पर बायोडेटा देना पड़ेगा, है ना। तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई, सब कुछ बढ़िया आ रहा है समझ में। चलिए अगला पॉइंट बताइएगा। पॉइंट आपसे कह रहा है निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। भैया आपसे कह रहा है सहकारी कृषि के विभाग का समर्थक, ये दोस्तों जो आपके हैं कौन, चौधरी चरण सिंह, किसानों के मसीहा कहलाते हैं। याद रखिए चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा कहे जाते थे दोस्तों, याद रखिएगा। और ये आपके सहकारी कृषि के विचार के समर्थक नहीं थे। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। आपको बताना है कि सर नीली क्रांति का जो संबंध है वो आपकी किससे है, नीली क्रांति होती क्या है, तो आप कहेंगे सर नीली क्रांति में मछली पकड़ी जाती है, अर्थात मछली पालन अर्थात मत्स्य पालन जो होता है ये नीली क्रांति से होता है। अगर आपसे पूछे सर जी नीली है तो काली क्रांति में क्या होता है, आप कहिए सर काली क्रांति में क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। क्या होता है, पेट्रोलियम जो होता है वो होता है आपके काली क्रांति से होता है ना। यहाँ पर अगर गोल्डन फाइबर बात कर दे, क्या गोल्डन फाइबर, तो आप कहेंगे जूट उत्पादन होता है, ठीक है ना। श्वेत क्रांति पूछ ले तो आप डेयरी और दूध उत्पादन कह देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में 8 कोर सेक्टर में से किसे शामिल नहीं किया गया है। 8 कोर सेक्टर में मतलब 8 क्षेत्र होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कोर सेक्टर में माने जाते हैं, जो कि एक प्रकार से एक ढांचा होता है। और इसमें दोस्तों देखिए याद रखिएगा कि यहाँ पर रसायन जो आपका है इसमें से नहीं होता है। तो ये 8 कोर क्षेत्र जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो दोस्तों कोयला होता है, उर्वरक होता है, विद्युत होता है, ठीक है ना। याद रहे स्टील हो गया, कच्चा तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गए, सीमेंट हो गया, उर्वरक हो गया, रिफाइनरी हो गई, ये इनमें से आपके आते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब आपको बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें होती हैं। आप कहेंगे सर प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो जैसे मछली पालन होता है ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यहाँ पर कहेंगे सर डेयरी उत्पादन जो होता है, दूध उत्पादन, ये भी आपका इसी में आता है। यहाँ पर कहेंगे सर जो कृषि क्षेत्र होता है ये तो आता ही आता है ना। यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका जो ऑप्शन है 20 नंबर में, वो ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 1, 2, 3 इसका आंसर है, बिल्कुल सही जवाब राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। याद रखिए जो देश होते हैं विकसित देश होते हैं, क्या होते हैं, विकसित होते हैं, और एक होता है विकासशील। तो विकसित देश जो होते हैं उनमें प्राथमिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में कम योगदान, मतलब अब देखा जाए जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था है तो इसमें अब कम योगदान रह गया है प्राथमिक का, अब हो गया है सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा अपने भारत में हो गया है। कहीं ना कहीं भारत आपका इस समय देखा जाए तो पहले के स्तर से कुछ न कुछ डेवलप किया है दोस्तों। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्घृत की है, अर्थात जो समवर्ती सूची ली गई है आपके संविधान में ये कहाँ से ली गई है, ये ऑप्शन यहाँ पर आपको देना है कि समवर्ती सूची जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है, यहाँ पर आंसर देना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा।
चलिए दोस्तों जवाब देना है, और एक बार सेशन को भैया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो दिया गया समवर्ती सूची, और हमने कहा कि समवर्ती सूची कहां से है, तो आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर से नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है चलिए यहाँ पर देखो दिया है भारतीय संसद जो आपका बनी है इनमें से क्या है, भारतीय संसद जो बनी है इनमें से क्या है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखिए इतना भी फास्ट मत पढ़वाइए कि आपके दिमाग से पता भी न चले, है ना। कह रहे सर और थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, हम चाहें तो बहुत जल्दी पढ़ा देंगे, लेकिन क्या फायदा आपको मिलेगा बताइए। आपके दिमाग में और भी कुछ घूम रहा होगा, तो हम फास्ट पढ़ाएंगे तो ये तो आपको समझ में आएगा नहीं, बाकी उड़ भी जाएगा, ठीक है ना। जब चीज को पढ़ाया जाता है तो थोड़ा सा उसको समझ कर चलिए। इतना भी फास्ट हम पढ़ा नहीं देते हैं कि बहुत ज्यादा समझ में ना आए, और इतना भी स्लो नहीं पढ़ाते हैं कि आपको लगे कि नहीं हम स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा जब पढ़ाया करिए, तो आपके पास टाइम ना हो तो बाद में देख लिया करिए, स्पीड बढ़ा के देख लिया करिए, ठीक है ना। हम तो अपनी स्पीड ऐसे ही बना के रखते हैं कि चाहे बच्चा नया हो, चाहे पुराना हो, चाहे जैसा हो, सबको लगे कि हाँ एक्चुअल में सब कुछ बराबर चल रहा है, ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है भारतीय संसद जो बनती है वो आपकी किससे बनती है। आप कहिए सर जो भारतीय संसद बनती है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है। यहां पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहां पर अगले पॉइंट की ओर आते हैं। पॉइंट आपसे कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहां पर आपको सुमेलित करना है। 23 नंबर में आपको जवाब देना है। अब आप बताइए क्या हो जाएगा। अगर इसको स्पीड से पढ़ा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए संवैधानिक दिया गया है, संवैधानिक अर्थात संवैधानिक जो आपका संवैधानिक संशोधन है, क्या संवैधानिक जो संशोधन है ये 368 में होता है। 368 जो कि आपका कहां पर है 4 में हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन आपका 280 में किया जाता है, जो कि बहुत ही आईएमपी आपका है। यहां पर देखिए आपका 3 हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल जो होता है 360 में होता है ना, ये जो आपका हो जाएगा कौन, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और अखिल भारतीय सेवाओं की वजह से ही जो आपका राज्यसभा है वो अपने आप को उच्च कहता है, तो यहाँ पर कहेंगे आपका 2 हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है भैया वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 1 2 बनेगा, 4 3 1 2। और ये अनुच्छेद बिल्कुल आप क्या करिए रट लीजिए, ये अनुच्छेद का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, चाहे संशोधन पूछे चाहे वित्तीय। इस समय अखिल भारतीय सेवा बहुत पूछा जा रहा है, इस समय ट्रेंडिंग में जो भी एग्जाम होते हैं अखिल भारतीय सेवाएं बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 कहां पर है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है कि भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षा के संबंध में कौन सा सही नहीं है। नियंत्रक मालिका परीक्षा के संबंध में कौन सा सही नहीं है, आपसे पूछा है कौन सा सही नहीं है। अब देखिए 24 नंबर में आप कहेंगे सर उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, बिल्कुल सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के आयोग हो जाते हैं, क्या आयोग हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, नहीं। याद रखिएगा कि भैया राष्ट्रपति इनको नहीं हटा सकते हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा के जो आपका 2/3 बहुमत होता है उसी के माध्यम से हटाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। यहाँ पर दोस्तों आपको जवाब देना है। आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था। आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 25 नंबर। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर बनेगा ए नंबर, ये है आपका संथानम समिति। क्या हो जाएगा, संथानम समिति, जो कि ऑप्शन बनेगा आपके नंबर है। ये दोस्तों याद रखिएगा 1962 में, कितने में, 1962 में ये उनकी सिफारिश पर किया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि धारा का एसआई मात्रा क्या होता है। धारा का एसआई यूनिट पूछा है, तो कहेंगे धारा का होता है एम्पियर होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। धारा क्या होता है, एम्पियर होता है ना। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, तो आप कहेंगे ओम होता है, ठीक है ना। अगर पूछे प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है तो आप कहेंगे ओम होता है, ठीक है ना। और प्रतिरोध का मात्रा ओम है ये जानते हैं। विभवांतर का मात्रा वोल्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है ना। मतलब कह रहा है जब बल विस्थापित होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक मानते हैं। ये स्थिति होती है जब बल की विपरीत दिशा होती है ना। याद रखिएगा जब बल की क्या हो, विपरीत दिशा होती है तो किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन डी आपको यहाँ पर लॉक करना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन सी है, ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO होता है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो भैया समुद्र के जल को क्या करते हैं, वाष्पित करते हैं, है ना। इसके बाद मिलता है आपको नमक। नमक जो कि आपका यहाँ पर हो जाएगा, नमक आपको याद रखना है, नमक मिलता है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग जो मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, तो आप कहेंगे पत्तियों में हरा रंग मिलता है क्लोरोफिल की वजह से होता है। और पत्तियों में दोस्तों एक तत्व होता है मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम इसमें से पाया जाता है पत्तियों में, दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहते हैं।
तो दोस्तों याद रखिए, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे क्या कहेंगे? जवाब देखिए 36 नंबर में, यहाँ पर जो आपका है नंबर ए नंबर आपका अनुपम बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुपम आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अल्पज्ञ क्या होता है? तो याद रखिए, जो किसी का कह सकते हैं बहुत कम जानता है, जो बहुत कम जानता है अल्पज्ञ होता है, ठीक है ना। अनुयायी मतलब होता है जो किसी का अनुसरण करते हैं उसे अनुयायी कहा जाता है, और ज्ञानी कहते हैं जो किसी विषय का ज्ञान रखता है उसे ज्ञानी कहते हैं। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इस विद्यालय में दाखिला लेना टेढ़ी खीर के बराबर है। तो भैया यहाँ पर आप कहेंगे सर टेढ़ी खीर के बराबर मतलब होता है, यहाँ पर कह सकते हैं टेढ़ी खीर होना मतलब इस मोहरे करते क्या हो जाएगा? तो भैया आप कहेंगे कठिन कार्य होना। ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि शब्द युग्म के सही अर्थभेद आपको चयन करना है। शब्द युग्म के सही अर्थभेद इनमें से कौन से हैं? शब्द दिए गए हैं अंबुज और अंबुद। देखो, ज शब्द होता है जल से और दा होता है बादल से। सिंपल सी बात है, जल में उगता है कमल और दा है बादल, तो ऑप्शन पहला ही यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, कमल और बादल इसका आंसर है, बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अन्वेषण का शुद्ध संविच्छेद आपको बताना है। अन्वेषण का शुद्ध संविच्छेद इनमें से क्या होगा? जवाब दीजिए। चलिए, अन्वेषण का शुद्ध संविच्छेद पूछा गया है 39 नंबर में। अब दोस्तों यहाँ पर अन्वेषण का हो जाएगा क्या? यहाँ पर डी नंबर है, अनुधन एषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुधन एषण, जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है? आप कहेंगे सर यण संधि है। क्या है? यण संधि है, क्योंकि हमने बताया था जब या के साथ और वा के साथ क्या हो जाए? आधा अक्षर हो जाए। जब या के साथ और वा के साथ आधा अक्षर होता है हमेशा यण संधि होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है ऋजु का विलोम शब्द इनमें से क्या है? ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है? आप कहेंगे सर ऋजु का होता है वक्र। क्या होता है? ऋजु का होता है वक्र होता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। तो वहीं पर सीधा का उल्टा होता है, सरल का कठिन होता है और त्रिकोण का षटकोण होता है। अगला दिया गया है यहाँ पर 17 अगस्त 2023 को, देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 17 अगस्त 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित कौन सा जहाज लॉन्च किया है? देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर रखे गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका जो आंसर आ रहा है आपका इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई, यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम है विंध्यगिरि। क्या नाम है? विंध्यगिरि इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में किस संस्था ने स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये किया है आपके गूगल ने किया है। इसका जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर है कि भैया स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पर गूगल के द्वारा किया गया है। बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विश्व योग दिवस का कौन सा संस्करण 21 जून 2023 को आयोजित हुआ, जिसकी इस वर्ष की थीम रही है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम? ये कौन से नंबर का था? तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, आपका जो 53 का ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। ये 90 नंबर का था दोस्तों, याद रखिए 90 नंबर का ये मनाया गया है ना। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह भी रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत की फुटबॉल टीम ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब फाइनल में किस देश की टीम को पराजित किया है? इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका जो आंसर है 54 नंबर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेबनान, है ना। लेबनान को दोस्तों 0-2 से हराया है। इसका ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर, राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये देखिए, 47 सालों में लेबनान के खिलाफ भारत की पहली और दोनों टीम के बीच अब तक खेले गए 8 मुकाबलों में से दूसरी जीत आपकी है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि किन 2 देशों की वायुसेना के मध्य वीर गार्जियन 23 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया गया है? दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा, वायुसेना के बीच हुआ है वीर गार्जियन 23 नामक द्विपक्षीय अभ्यास है, एक हवाई अभ्यास है और ये किया गया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, याद रखिए भारत और जापान के बीच हुआ है ना। भारत और जापान के बीच आपका हुआ है, यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि रानीपुर टाइगर रिजर्व, जिसे हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? 56 का ऑप्शन देना है। 56 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपके उत्तर प्रदेश में है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों उत्तर प्रदेश में है ना। और ये बाघ अभ्यारण्य भी आपका है ना। तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य में भारत की G20 अध्यक्षता में G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? चलिए, G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन, ये दोस्तों यहाँ पर आंसर जो बनेगा 57 में वो ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी नंबर है। याद रखिएगा, गुजरात में हुआ है। कहाँ पर? गुजरात में हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अभी एक G20 आपका और हुआ था जो कि वो नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है हाल ही में मुशक बुद्धजी चावल
और राजौरी चिकरी लकड़ी शिल्प की भौगोलिक जीआई टैग दिया गया है। इनका संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 58 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिए ये जम्मू कश्मीर में है। क्या है? ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। बुज्जी चावल और राजौरी चिकरी लकड़ी है। ऑप्शन ए बनेगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके विकास के लिए शुरुआत की गई वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। 59 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा किबथू जो कि आपके कहाँ पड़ता है? आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार के थिंक टैंक अर्थात नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ आपके कौन है? ट्रिपल स्टार वाला एक क्वेश्चन आपका है ना? इस क्वेश्चन के लिए ट्रिपल स्टार मिल रहे हैं। संभावित एक क्वेश्चन मिल सकता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका VVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। VVR सुब्रमण्यम जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? चलिए बताना है कि जो चौक पूर्णा है ये भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है। इसका ऑप्शन क्या होगा? आप कहेंगे सर चौक पूर्णा जो आपकी है ना, ये आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चौक पूर्णा में क्या होता है कि विशेष प्रकार से दोस्तों चित्र को रंगोली के माध्यम से यहाँ पर बनाई जाती है। धरती में बनाते हैं, कोई लोग दीवारों में बनाते हैं, है ना। इसमें से चावल और आटे का प्रयोग करके दीवारों या फर्श में डिजाइन और अच्छी तरीके से सजाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? दोस्तों अगर आपको देखें कि संसद के बीच है ना, क्या है? संसद के बीच अगर देखा जाए अगर बैठक होनी है तो इसके लिए कितना गैपिंग होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर 2 सत्रों के बीच कम से कम आपके कितने? तो आप कहेंगे 6 माह। जो ऑप्शन दिया गया है आपका जवाब डी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाफ लोंग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? बताइएगा कि हाफ लोंग हिल स्टेशन किस भारतीय राज्य में है? यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? 63 का ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सर हाफ लोंग स्टेशन है और ये भारत के असम राज्य में है। असम राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन है हाफ लोंग हिल स्टेशन। ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बर्मा की मुद्रा क्या है? बर्मा की मुद्रा पूछा गया है। बर्मा की मुद्रा इनमें से क्या है? इसमें से ऑप्शन देना है। चलिए देखिए दिया है बर्मा की क्या दिया गया है? मुद्रा। और आप कहेंगे सर बर्मा की मुद्रा, तो बर्मा की मुद्रा दोस्तों म्यांमार को कहते हैं। बर्मा किसे कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। तो म्यांमार की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कौन सा बनेगा? चलिए जल्दी से बताइए, यहाँ पर आंसर बताइए क्या हो जाएगा भाई? वेरी गुड, यहाँ पर जल्दी से बताइए नंबर। यहाँ पर दोस्तों जो आपका आ गया है क्यात आ गया है। क्यात इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये बर्मा जो आपका है अर्थात जो म्यांमार है कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1935 में ये आपका अलग हुआ था। ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों फ्रैंक जो आपकी है, फ्रैंक है ना, फ्रैंक जो आपकी है। और यहाँ पर दोस्तों क्रोनन दिया है, पेसो दिया है। पेसो जैसे आपकी अर्जेंटीना की हो गई है ना, अर्जेंटीना की जैसे आपकी हो गई आपकी पेसो हो गई है। यहाँ पर दोस्तों क्रोनर जो आपकी क्रोना है ये आपकी स्वीडन की आपकी हो जाती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खजुराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? अब आप कहेंगे सर यहाँ पर जो खजुराहो है भारत के किस राज्य में है? क्या जवाब देंगे? चलिए बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए टेक्स्ट बुक की बात मत करिए, टेक्स्ट बुक का सिलेबस उठा के देख लेना। ठीक है, टेक्स्ट बुक की बात तो करिएगा मत, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आउट ऑफ सिलेबस मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको गलत मिलेंगे, आउट ऑफ सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन भी गलत मिलेंगे आपको। ठीक है ना, तो हर चीज की बात मत किया करें। टेक्स्ट बुक अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन ब्रांड कहते हैं ना ऊंची दुकान का फीका पकवान। ठीक है, अपने आप में वो ब्रांड होगा, लेकिन याद रखिएगा उसके आप क्वेश्चन देखिएगा, आप अपना सिलेबस देखिएगा। ये हम नहीं कहते हैं, आपकी किताब कहती है, अपनी किताब से मिलान कर लेना क्वेश्चन उसमें क्या रहते हैं और आपके उसमें होता क्या है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान देते चलिए। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए खजुराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन देना है। और आप कहेंगे सर ये जो आपका है खजुराहो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। याद रखिए इसको, ऑप्शन सी नंबर मध्य प्रदेश आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब इसका आ रहा है। दोस्तों चंदेल साम्राज्य की राजधानी आपकी हुआ करती थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे विंग ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है? देख सकते हैं कि विंग ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की आत्मकथा है पूछा गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। हौसला अगर आपका हो, विश्वास अगर आपका हो और मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो भैया पेड एग्जाम में आपकी सोच से ज्यादा नंबर आएंगे। बस यही है कि आपने कितना मेहनत किया है, अपनी मेहनत को देखिए। नंबर तो अच्छे आएंगे जब आपने अच्छी मेहनत किया होगा। ठीक है, यहाँ पर विंग ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा है। और पेड एग्जाम में जब अच्छे नहीं आ सकते तो मेंस एग्जाम की तो कोई सोच ही ना रखे, है ना, क्योंकि भैया पेड एग्जाम तो बिल्कुल नॉर्मल एग्जाम है।
यहाँ पर देखिए 66 का जो ऑप्शन आ गया है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम इसका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये भारत के राष्ट्रपति जो रहे थे वो आपके 2002 से लेके 2017 तक, कब तक? 2007 तक, 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति आपके रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है? दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 67 का अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। या देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, क्या? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? यहाँ पर आंसर है, आपको लॉक करना है। चलिए दोस्तों आपको जवाब देना है, आपका आंसर में से क्या होगा? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 25 जनवरी। क्या हो जाएगा? 25 जनवरी जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस देश को उगते सूर्य की भूमि के नाम से जानते हैं? किस दोस्त को उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से जानते हैं? यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर इसको ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है आपका जापान, है ना। जापान जो आपका है उगते सूर्य की भूमि के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा जापान को उगते सूर्य की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि जापान में सूर्योदय सबसे पहले ही होता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यहाँ पर याद रखिए भारत सरकार का है, भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगर पूछे कब शुरुआत की गई थी तो आप कहेंगे सर 1954 से इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। और दोस्तों याद रखिएगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।